नमस्कार दोस्तों। देखिए, कल वैद्युतिक मापक यंत्र का फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड किया था। आज हम चलते हैं वैद्युतिक मापक यंत्र के पार्ट सेकंड में, जिसमें आप लोगों को कल जो बताया गया था उसके अंदर केवल टॉर्क के बारे में, वैद्युतिक मापक यंत्रों के बारे में, ठीक है, अवमंदक प्रणाली के बारे में, नियंत्रण प्रणाली के बारे में, इनके बारे में बताया गया था। आज हम लोग बात करेंगे कि ये मापक यंत्र जो होते हैं ये दो प्रकार की राशियों की गणना करते हैं। दो प्रकार की सप्लाई जाती है उनकी गणना करते हैं। एक होती है एसी, एक होती है अपनी डीसी। तो डीसी सप्लाई के लिए कौन से प्रकार के यंत्रों के द्वारा इनकी गणना की जाती है, और ऐसे प्रकार के जो मापक यंत्र होते हैं, ऐसे प्रकार की जो सप्लाई आती है उसके लिए जो मापक यंत्र काम में लिए जाते हैं वो कौन से होते हैं। तो अभी हम पहले स्टार्टिंग में बात करते हैं मूविंग कॉइल यंत्र, स्थायी चुंबकीय प्रकार का मूविंग कॉइल यंत्र। तो आज हम लोग बात करेंगे स्थायी चुंबक मूविंग कॉइल यंत्र। देखिए दोस्तों, मूविंग का मतलब होता है चल, कॉइल का मतलब कुंडल, यंत्र। इसको हम लोग बोल सकते हैं स्थायी चुंबकीय चल कुंडल यंत्र। अब पहले बात करते हैं कि ये एक ऐसा यंत्र होता है जिसके अंदर स्थायी चुंबक प्रयोग की जाती है। एक ऐसा यंत्र होता है जिसमें स्थायी चुंबक प्रयोग की जाती है, ठीक है। अब जब स्थायी चुंबक प्रयोग में ली जाएगी तो देखो, जब दोनों तरफ पोलों की बात की जाए तो पोल जो रहेंगे वो हमेशा स्थायी चुंबक के रहेंगे। अब जब स्थायी चुंबक के पोल रहेंगे तो बीच के अंदर जो घूर्णन गति करने वाला भाग रहेगा वो अपना चल प्रकार का रहेगा। तो इसी के आधार पर इसको स्थायी चुंबक चल कुंडल यंत्र के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों, इसमें एक चीज का ध्यान रखना कि ये एक ऐसा यंत्र होता है जिसके द्वारा केवल और केवल डीसी वोल्टेज और डीसी करंट की ही गणना की जाती है। कहने का मतलब, स्थायी चुंबकीय मूविंग कॉइल यंत्र के द्वारा केवल और केवल डीसी वोल्टेज और डीसी करंट की ही गणना की जाती है। इसके द्वारा ऐसी राशियों की गणना नहीं की जाती। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। तो इसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि ये स्थायी चुंबकीय मूविंग कॉइल यंत्र जो होता है वो किस सिद्धांत पे काम करता है। भाई, हर चीज इलेक्ट्रिकल में जो भी चीज आती है उसका अपना खुद का एक सिद्धांत होता है। तो यहाँ पर बात करते हैं इस यंत्र के सिद्धांत की। तो ध्यान रखना, इसका जो सिद्धांत होता है वो जैसे अपनी डीसी मोटर कार्यरत होती है, डीसी मोटर का जो सिद्धांत होता है उसी सिद्धांत पर अपना स्थायी चुंबकीय मूविंग कॉइल यंत्र भी कार्य करता है। अब डीसी मोटर का सिद्धांत क्या है, तो ध्यान रखना दोस्तों, डीसी मोटर का सिद्धांत होता है चुंबकीय खिंचाव का सिद्धांत। और इसी सिद्धांत के आधार पर अपना स्थायी चुंबकीय कॉइल यंत्र जो होता है वो कार्य करता है। अब देखो, ये किस प्रकार से इस सिद्धांत को फॉलो करता है। तो आप लोगों को एक सर्किट डायग्राम के द्वारा समझाते हैं इसको। देखो दोस्तों, स्थायी चुंबकीय मूविंग कॉइल यंत्र जो होता है उसका सर्किट डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है। उसकी आंतरिक बनावट जो होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। अब बात करें तो देखो, इसको स्थायी चुंबक बोलने का कारण क्या है। पहली चीज अपने को यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि इस यंत्र में एक स्थायी चुंबक प्रयोग में ली जाती है जो यू आकार की होती है, ठीक है। पहला तो अपने को ये ध्यान रखना है। उसके अलावा इसके अंदर और कौन कौन सी चीजें लगी होती है। तो जब इस यंत्र का निर्माण किया जाता है तो वहां पर एक पैमाना होता है, एक संकेतक होता है, एक सॉफ्ट आयरन कोर की आकृति होती है जिसके ऊपर आयताकार रूप में एल्यूमिनियम लिपटा हुआ रहता है, एल्यूमिनियम का ढांचा बना हुआ होता है, और साथ साथ इसके ऊपर एक जीरो एडजस्टर भी लगा होता है, और साथ ही इस आयताकार कोर के ऊपर दो फास्फोरस ब्रॉन्ज की स्प्रिंगें लगी होती है। अब इन सबका अलग अलग काम होता है। देखिए किस प्रकार से ये मीटर अपना काम करता है। जब स्थायी चुंबक मूविंग कॉइल यंत्र को सप्लाई के साथ संयोजित किया जाएगा तो देखो यहाँ पर एक तो स्थायी प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र मौजूद है, और जैसे ही हम लोगों ने इसको सप्लाई देने के लिए विद्युत स्रोत के साथ संयोजित किया, उसी के साथ जो अपनी फास्फोरस ब्रॉन्ज की जो स्प्रिंग है
उनके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होगी और विद्युत धारा प्रवाहित होते ही उसके अंदर भी और इस एल्यूमिनियम डिस्क के अंदर भी एल्यूमिनियम ढांचे के अंदर भी एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। अब यहाँ की मैं बात करूं तो देखो, एक तो पहले से ही यहाँ पर परमानेंट चुंबक लगी हुई है तो इसका चुंबकीय क्षेत्र तो पहले ही यहाँ पर काम कर रहा है और साथ साथ जब हम लोगों ने इसको विद्युत सप्लाई दी तो यहाँ पर एक विद्युत चुंबक का निर्माण और हो जाता है और दोनों प्रकार की चुंबक जो बनती है वो स्थायी प्रकार की चुंबक हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक तो विद्युत धारा से बनी हुई रहती है, एक परमानेंट चुंबक यहाँ पर लगाई होती है, दोनों की प्रवृत्ति एक समान होती है। जब दोनों की प्रवृत्ति एक समान होती है उसी के साथ अगर एक ही जगह पर दो प्रकार के बल कार्यरत होंगे तो उसी समय धुरा जो रहेगा बोबिन के साथ, धुरा जो रहेगा जो ज्वेल बेरिंग के साथ आलेपित होता है वो अपना धुरे को घुमाने की कोशिश करेगा और धुरे के ऊपर लगा हुआ ये संकेतक अपना पूर्वांकित पैमाने पर मान दर्शाने की कोशिश से करेगा। तो इस प्रकार से अपना स्थायी चुंबकीय मूविंग कॉइल यंत्र जो होता है वो कार्य कर देता है। अब यहाँ पर पैमाना अगर विद्युत धारा के अनुरूप एम्पियर में लिखा हुआ है तो यहाँ पर जो संकेतक दर्शाएगा वो एम्पियर हो जाएगी और यदि यहाँ पर वोल्टेज का मान अंकित होगा तो इस संकेतक के द्वारा दर्शाई जाने वाली राशि वोल्टेज की हो जाएगी। अब सबसे बड़ी चीज अपने को यहाँ पर ये ध्यान रखनी है कि इस यंत्र के द्वारा केवल और केवल डीसी प्रकार की राशियों की ही गणना की जाती है। केवल और केवल डीसी प्रकार की राशियों की ही गणना की जाती है, एसी प्रकार की राशियों की गणना इसके द्वारा नहीं की जाती। ठीक है, इसके अलावा अपने को यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखनी है कि यहाँ पर इस धुरे पे, इस बोबिन पे, इस एल्यूमिनियम आयताकार ढांचे पे कुछ इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है कि ये इस संकेतक को फ्रीली अवस्था में 0 डिग्री से लेकर के 150 डिग्री तक घुमाने का कार्य करती है। कहने का मतलब 150 डिग्री से अधिक इसकी घूर्णन गति नहीं होती। ठीक है, तो 0 से लेकर के 150 डिग्री तक इस संकेतक को आसानी से इसके अंदर घुमाया जा सकता है। इस प्रकार से इसको एडजस्ट किया जाता है और जब विद्युत धारा कभी आती है, कभी इसको सप्लाई के साथ संयोजित करते हैं और कभी हटाते हैं तो उस दौरान जो फास्फोरस ब्रॉन्ज की स्प्रिंग लगी होती है उसके अंदर कुछ ना कुछ विकार उत्पन्न हो जाता है, उसको वापस, जिसके कारण से अपना ये संकेतक जो होता है वो 0 पे एडजस्ट नहीं हो पाता। तो उसको, इस संकेतक को 0 पे एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर एक 0 एडजस्ट स्विच लगा होता है, एक पेच लगा होता है जिसके द्वारा इसको वापस से 0 पे एडजस्ट कर दिया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर अपने को दो चीज और ध्यान रखनी है। देखो, जब भी हम लोग किसी भी यंत्र को किसी भी राशि की गणना करने के लिए काम में लेंगे तो वहां पर तीन प्रकार की बल कार्यरत होंगे। पहला बल होगा विक्षेपण बल, पहला बल होगा विक्षेपण बल, ठीक है, या टॉर्क। दूसरा जो होगा नियंत्रक, और तीसरा जो होगा वो अवमंदक। देखो दोस्तों, अपने को किसी प्रकार की यंत्र की बात कही है वहां पर अपने को इन तीनों चीजों का विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि कौन से प्रकार की यंत्र में कौन से तो विक्षेपण बल कार्यरत है, किस प्रकार से विक्षेपण बल कार्यरत होगा, और नियंत्रण प्रणाली के लिए जो काम में ली जाएगी युक्ति वो कौन सी होगी, अवमंदक प्रणाली के लिए जो युक्ति काम में ली जाएगी वो कौन सी होगी। तो यहाँ इस यंत्र की अगर मैं बात करूं, स्थायी चुंबकीय मूविंग कॉइल यंत्र की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखो हम लोगों ने एक धुरे के ऊपर दो ज्वेल बेरिंग के साथ एल्यूमिनियम के ढांचे के साथ हम लोगों ने ऊपर की ओर सप्लाई देने के लिए, इस यंत्र को सप्लाई देने के लिए यहाँ पर दो फास्फोरस ब्रॉन्ज की स्प्रिंग काम में ली थी। और स्प्रिंग का नाम आते अपने दिमाग में ये चीज आ जानी चाहिए कि नियंत्रक बल जो होता है उसके अंदर स्प्रिंग नियंत्रण प्रणाली होती है जिसके द्वारा इस धुरे को झटके के साथ आगे बढ़ने से और झटके के साथ वापस पीछे जाने के रोकने का कार्य किया जाता है। ठीक है, तो ये स्प्रिंग प्रणाली जो होती है उसके द्वारा यहाँ पर नियंत्रक बल कार्यरत होता है। तो नियंत्रण बल के तौर पे यहाँ पर स्प्रिंग काम में ली जाएगी, स्प्रिंग प्रणाली जो होगी वो काम में ली जाएगी। और अवमंदक बल के तौर पे देखो हम लोगों ने तीन चीज पढ़ी थी। पहली कि अवमंदक बल जो होता है उसके लिए हम लोगों ने पढ़ा था कि पहला बल कार्यरत होगा यहाँ पर वायु घर्षण अवमंदक। ठीक है, दूसरे की बात करें तो दूसरा था अपना एडी धारा अवमंदक और तीसरा था अपना द्रव घर्षण अवमंदक। अब यहाँ बात करें तो देखो हम लोगों ने कोई वायु कोर काम में नहीं लिए। ठीक है, वही एयर के लिए कुछ लोहे का बेलनाकार पात्र काम में नहीं लिया ताकि उसके अंदर एक पंप जो हो वो कार्यरत हो जाए। अब यहाँ पर किसी प्रकार की कोई बेलनाकार वायु कोर नहीं दिख रही अपने को। इसके साथ यहाँ ये ध्यान रखना है
कि एडी धारा अवमंदक प्रणाली जो होती है उसके अंदर हम लोग एल्यूमिनियम की डिस्क काम में लेते हैं। अब यहाँ पर डिस्क काम में ना लेकर के एक एल्यूमिनियम का ढांचा काम में लिया है जिसकी आकृति आयताकार है। तो यहाँ पर इस एल्यूमिनियम के ढांचे के द्वारा अवमंदक बल उत्पन्न होगा और इस अवमंदक बल के कारण ही अपना संकेतक जो होगा ये पैमाने के पास में जाकर के बार बार दाएं और बाएं दिशा में जो कंपन करता है वो कंपन करना बंद कर देगा। तो कुल मिला के अपने को यहाँ पर ध्यान रखना है कि स्प्रिंग नियंत्रण प्रणाली तो यहाँ पर नियंत्रक बल के रूप में काम करेगी और एल्यूमिनियम की जो ढांचा आप लोगों ने काम में लिया है वो यहाँ पर अवमंदक बल के तौर पर कार्यरत होगा। ठीक है, तो इसके बाद में अपने को ये चीज ध्यान रखनी है कि जब इस प्रकार का यंत्र आप लोग काम में लेते हो तो उस यंत्र की सबसे बड़ी खास विशेषता ये होती है कि ये यंत्र धारा के समानुपात में अपना विक्षेप दर्शाता है। भाई अगर यहाँ पर धारा का मान कम होगा तो इसके द्वारा जो संकेतक लगा हुआ रहेगा इसके द्वारा दर्शाया जाने वाला जो पैमाना रहेगा या मान जो रहेगा उसका मान भी कम रहेगा। ठीक है, और ये धारा का मान अधिक रहेगा तो यहाँ पर पैमाने का जो आकलन होगा वो भी क्या होगा, अधिक होगा। तो एक तरीके से मैं इस यंत्र के लिए ये कह सकता हूं कि इस यंत्र का पैमाना एक तो आनुपातिक होता है, इसका जो पैमाना होता है वो कैसा होता है, आनुपातिक होता है, और साथ साथ धारा का विक्षेप इस संकेतक के द्वारा विक्षेप उसी हिसाब से दर्शाया जाएगा जिस हिसाब से इस यंत्र के अंदर धारा प्रवाहित की जाए। देखो दोस्तों, स्थायी चुंबकीय मूविंग कॉइल यंत्र जो होता है उससे संबंधित अपने को ये भी ध्यान रखना है कि ये यंत्र जो होता है वो एक प्रकार से सुग्राही यंत्र होता है। ठीक है, अगर सुग्राही की मैं बात करूं तो सुग्राही का मतलब होता है कि इसके द्वारा जो भी मान दर्शाया जाएगा वो सटीक मान होगा। ठीक है, जो भी मान दर्शाया जाएगा वो कैसा मान होगा, सटीक मान होगा। इसके साथ साथ अपने को यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि इस यंत्र के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है उस आंतरिक रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है और आंतरिक रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होने के कारण इस यंत्र के द्वारा शक्ति व्यय भी कम किया जाता है। तो अपने को ध्यान रखना है कि यहाँ पर इसका आंतरिक रेजिस्टेंस कम, और जब आंतरिक रेजिस्टेंस का मान कम होता है तो यहाँ पर होने वाला शक्ति व्यय जो होगा वो भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, इसके अलावा अपने को यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसके पैमाना जो होता है, इसका पैमाना जो होता है वो हमेशा अनुपातिक होता है। अनुपातिक का मतलब होता है कि समान दूरी, मतलब इसका संकेतक जो गति करेगा वो समान गति करेगा। अब संकेतक समान गति करने का कारण क्या है कि इसके अंदर जो लगी हुई कुंडली जो होती है उसमें जिस हिसाब से धारा प्रवाहित होगी उसी के हिसाब से इसमें चुंबक बनेगी, और चुंबक बनने के कारण उसमें लगने वाला जो घुमाव बल होगा, कुंडली का जो घुमाव बल होगा, और उस कुंडली के घुमाव बल के कारण संकेतक में जो घुमाव उत्पन्न होगा वो एक समान चलेगा। कहने का मतलब धारा का मान यदि बढ़ता है, धारा का मान यदि बढ़ता है तो इसका संकेतक तेज गति के साथ गमन करेगा, और यदि कुंडली में धारा का मान कम होता है तो इसका संकेतक धीरे धीरे गति करेगा। ठीक है, तो इस वजह से इसका पैमाना जो होता है वो कैसा रहता है, हमेशा आनुपातिक रहता है। इसके अलावा इस यंत्र के लिए ये कहा जाता है कि इस यंत्र की आप लोग माप सीमा भी बढ़ा सकते हो। तो माप सीमा को आप लोग एक निश्चित समय के लिए, निश्चित स्थान तक या निश्चित अंतराल तक इसको बढ़ा सकते हो। तो माप सीमा को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो मूविंग कॉइल यंत्र जो होता है वो एक प्रकार से सुग्राही यंत्र होता है। आंतरिक रेजिस्टेंस कम होता है और आंतरिक रेजिस्टेंस कम होने के कारण उसका शक्ति व्यय जो होता है वो भी क्या होता है, कम होता है। उसके अलावा पैमाना जो होता है वो अनुपातिक होता है, और पैमाना अनुपातिक होने का कारण इसमें ये होता है कि इसके साथ एल्यूमिनियम का जो ढांचा बना होता है उसके ऊपर जो कुंडली लपेटी होती है उस कुंडली में जिस हिसाब से धारा प्रवाह होगा उसी हिसाब से उसमें चुंबक बनेगी, और जिस हिसाब से उसमें चुंबक बनेगी उसी आधार पर संकेतक जो होगा वो गति करेगा। कहने का मतलब धारा का मान अधिक होगा तो चुंबकीय क्षेत्र अधिक होगा, तो अधिक होने के कारण दोनों में आपसी प्रतिक्रिया अधिक होगी, और इस प्रकार का चुंबक और विद्युत चुंबक दोनों में आपसी प्रतिक्रिया होने के कारण जो उसका घुमाव बल जो होगा वो परिवर्तित हो जाएगा। धारा का मान अधिक तो घुमाव बल अधिक, धारा का मान कम तो घुमाव बल भी कम। ठीक है, उसके बाद में आप कह सकते हैं कि इसकी माप सीमा जो होती है उसको बढ़ाया जा सकता है। माप सीमा बढ़ाने के लिए इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा दी जाती है जिससे कि इसकी राशि, वोल्टेज मापने की राशि होती है उसका मान बढ़ जाता है। ठीक है,
तो इस प्रकार इसकी माक्सिमा को बढ़ाया जा सकता है। अब इसके बाद में हम लोग बात करें तो देखो, अगर ये सारी विशेषताएं इसमें हो सकती है तो इसके अलावा इसमें कौन कौन सी विशेषताएं नहीं हो सकती, ये मैं कहूं कि इसके कौन से अवगुण हो सकते हैं। तो पहला अवगुण तो इसका यही होगा कि इसके द्वारा केवल डीसी राशियों की ही गणना करते हैं, केवल डीसी राशियों की ही गणना, केवल डीसी राशियों की गणना की जाती है। अब बात यहां पर यह आती है, इसके द्वारा केवल डीसी राशियों की गणना क्यों की जा सकती है, एसी राशियों की गणना क्यों नहीं कर सकते, एसी राशियों की गणना नहीं होती। अब यहां पर बात यह आती है कि इसके द्वारा डीसी राशियों की गणना क्यों कर सकते हैं, एसी राशियों की गणना क्यों नहीं कर सकते। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर अपने को ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर एक तो स्थायी चुंबक होती है, ठीक है, और दूसरा अपन विद्युत चुंबक के तौर पे एक एल्यूमिनियम का ढांचा काम में लेते हैं। अब यहाँ पर इन दोनों में जो चुंबक बनती है वो समान प्रकार की होती है, एक समान प्रकार की। एक समान प्रकार की बात करें तो यहाँ पर इस चुंबकों में कभी चुंबक की वैल्यू अधिक, कभी चुंबक की वैल्यू कम नहीं होती। इसका कारण होता है कि यहाँ पर जो डीसी सप्लाई दी जाती है उसका मान हमेशा समान रहता है, लेकिन जब एसी सप्लाई इसको दे दी जाती है तो मान लेते हैं स्थायी चुंबक जो होती है उस पर जो उसके चुंबकीय क्षेत्र पर जो प्रभाव पड़ेगा वो एसी सप्लाई के अकॉर्डिंग ही पड़ेगा। जैसे भाई विद्युत चुंबक की मैं बात करूं तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए एल्यूमिनियम पर आप लोगों ने एसी सप्लाई दे दी, और जैसे हम लोगों ने एसी सप्लाई दी तो वहां पर उसकी जो साइकिल रहेगी वो प्रतिक्षण चेंज होती ही रहेगी, भाई उसका मान जो रहेगा वो प्रतिक्षण चेंज होगा और एक निश्चित समय अंतराल के बाद में उसकी दिशा भी क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। तो बार बार एल्यूमिनियम ढांचे पर जो चुंबकीय पोलैरिटी है वो बार बार चेंज होगी, बार बार चेंज होने के कारण वहां पर लगने वाला जो बल होगा वो एक समान नहीं रह पाएगा और संकेतक जो होगा वो अपना एक पैमाने के ऊपर अपना मान सही तरीके से नहीं दर्शा पाएगा। इसलिए इसका प्रयोग एसी राशि की गणना के लिए नहीं करते, केवल और केवल डीसी राशि की गणना के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसका सबसे बड़ा दोष ये भी होता है, इसके द्वारा आप लोग निम्न मान तक की एम्पियर जो होती है उसकी राशि की गणना कर सकते हो। अधिक मान की एम्पियर, अधिक मान की विद्युत धारा की गणना इसके द्वारा नहीं की जा सकती, ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। तो दूसरा अवगुण हो जाएगा इसका उच्च मान की विद्युत धारा गणना नहीं की जा सकती, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था अपना स्थायी चुंबकीय मूविंग कॉइल यंत्र, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल यंत्र, ठीक है। इसका निम्न नाम आप लोगों को बता दिया गया है कि ये चल कुंडल प्रकार का यंत्र होता है, ठीक है। दोस्तों अब बात करते हैं मूविंग आयरन यंत्र की, ठीक है। दूसरा यंत्र है अपना मूविंग आयरन यंत्र। देखो दोस्तों, नाम से पता चल रहा होगा कि इसमें मूव करने वाला, चलती अवस्था में रहने वाला जो पुर्जा होगा वो कौन सा होगा, आयरन, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं चल लोहे मापी यंत्र, ठीक है। अब दोस्तों इसमें अपने को विशेष तौर पे ये ध्यान रखना है कि इस यंत्र के अंदर, जैसे मूविंग कॉइल यंत्र जो था उसके अंदर स्थायी चुंबक प्रयोग में ली गई थी, लेकिन यहाँ पर जो चुंबक काम में ली जाएगी वो चुंबक रहेगी अपनी विद्युत चुंबक, विद्युत चुंबक, और उसके साथ एक चल लोहे पत्ती लगाई जाएगी जिसको संकेतक के साथ जोड़ा जाएगा, और यहाँ पर गति करने वाली जो युक्ति रहेगी वो अपनी आयरन पत्ती रहेगी, ठीक है। तो इसी के आधार पर इसका जो नाम दिया गया है वो नाम दिया गया है मूविंग आयरन यंत्र। अब यहाँ की अगर बात करें तो ध्यान रखना दोस्तों, मूविंग आयरन प्रकार का यंत्र जो होता है उसके द्वारा एसी और डीसी, कौन सी, एसी और डीसी दोनों प्रकार की राशियों की गणना
की जा सकती है। ठीक है, या फिर यहाँ पर मैं ये कहूँ कि इस यंत्र को आप लोग चाहे एसी सप्लाई दो चाहे डीसी सप्लाई दो, दोनों सप्लाई पर ये आसानी से कार्यरत हो सकता है। देखो उस यंत्र की हम लोगों ने बात की थी मूविंग कॉइल यंत्र की, तो वहां पर केवल और केवल हम लोग डीसी सप्लाई दे देते, लेकिन मूविंग आयरन यंत्र जो होता है यहाँ पर सप्लाई के तौर पे हम लोग एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई दोनों इसको दे सकते। ठीक है, एसी सप्लाई दो चाहे डीसी सप्लाई दो। अब एसी और डीसी दोनों सप्लाई देने का प्रयोजन क्या है? क्या इस पर इन दोनों सप्लाई एसी सप्लाई दोगे तो कोई प्रभाव पड़ेगा क्या डी सप्लाई दोगे तो कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? तो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर जो मूवमेंट करने वाली युक्ति होती है वो अपनी लोह पत्ती होती है, और लोह पत्ती पर जब आप लोग एसी सप्लाई देते हो या डी सप्लाई देते हो उस पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और दूसरी चीज यहाँ पर हमें ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो चुंबक काम में ली गई है वो विद्युत चुंबक होगी। अब जब पोलैरिटी चेंज होनी होगी तो चल लोहे पत्ती की और इस विद्युत चुंबक की दोनों की पोलैरिटी एक साथ परिवर्तित होगी। तो जब आप लोग इसको एसी सप्लाई दोगे तो बार बार होने वाली पोलैरिटी में होने वाले जो परिवर्तन है वो दोनों पर समान इफेक्ट डालेंगे, मतलब विद्युत चुंबक और अपनी जो आयरन पत्ती रहेगी, अपनी आयरन पत्ती जो रहेगी, चल लोहे पत्ती जो रहेगी, उस पर दोनों पर जो चुंबकीय पोलैरिटी बनेगी वो एक समान प्रकार की बनेगी। तो समान प्रकार की पोलैरिटी होने के कारण यहाँ पर आप लोग इसको एसी सप्लाई देकर के प्रचालित कर सकते हो और डी सप्लाई देकर के भी इसको प्रचालित कर सकते हो। तो चाहे एसी सप्लाई दो चाहे डी सप्लाई दो, इस यंत्र की कार्यशैली पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं हम लोग मूविंग आयरन यंत्र के प्रकारों की। ये कितने प्रकार का होता है? देखो दोस्तों, ध्यान रखना, मूविंग प्रकार का यंत्र जो होता है वो नॉर्मली दो प्रकार का होता है। ठीक है, तो प्रकार की बात करें तो प्रकार होते हैं इसके दो। पहला होता है इसमें आकर्षण प्रकार का मूविंग आयरन यंत्र। ठीक है, और दूसरा होता है इसमें प्रत्याकर्षण प्रकार का मूविंग आयरन है। ठीक है दोस्तों, तो दो प्रकार के यंत्र होते हैं। एक होता है अपना आकर्षण प्रकार का मूविंग आयरन यंत्र, एक होता है अपना प्रत्याकर्षण प्रकार का मूविंग यंत्र। देखो दोस्तों, अभी जैसे पहले जो हमने पढ़ा था स्थायी चुंबक मूविंग कॉइल यंत्र, उसके सिद्धांत की हम लोगों ने बात की थी कि वो एक तरीके की जिस प्रकार डीसी मोटर जिस सिद्धांत पे काम करती है उस सिद्धांत पे अपना वो यंत्र काम करता है। अब इन यंत्रों की अगर बात की जाए तो ये कौन से सिद्धांत पर कार्यरत होते हैं? तो देखो, पहले नाम से ही पता चल रहा होगा कि आकर्षण प्रकार का मूविंग आयरन यंत्र जो होता है तो उसके सिद्धांत की यदि बात की जाती है तो हमेशा आकर्षण के सिद्धांत पर कार्य, ये यंत्र जो रहेगा वो आकर्षण के सिद्धांत पे काम करेगा। ठीक है, और यदि इस वाली की मैं बात करूं तो ये हमेशा प्रत्याकर्षण के सिद्धांत पे काम करेगा, और जो इनका सिद्धांत होता है उस सिद्धांत के आधार पर ही इन यंत्रों का डिवाइडेशन किया जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आकर्षण प्रकार का यंत्र जो होगा वो किस प्रकार से काम करेगा, प्रत्याकर्षण प्रकार का जो यंत्र होगा वो किस प्रकार से कार्य करेगा। तो पहले बात करते हैं आकर्षण प्रकार के यंत्र की। तो दोस्तों देखो, आकर्षण प्रकार का जो यंत्र रहेगा उसके लिए सबसे पहली चीज तो अपने को ये ध्यान रखनी है कि इसका सिद्धांत जो होगा वो आकर्षण प्रकार का सिद्धांत होगा, मतलब आकर्षण के सिद्धांत पर ये काम करेगा। अब देखो किस प्रकार से ये काम करेगा, इसके अंदर नियंत्रक प्रणाली के तौर पे कौन सी युक्ति काम में ली जाएगी और अवमंदक प्रणाली जो काम में ली जाएगी वो कौन से प्रकार की होगी। ठीक है, तो पहले बनाते हैं इसका एक सर्किट डायग्राम।
देखो दोस्तों, इस यंत्र की अगर बात की जाती है तो यह यंत्र अपना मुख्य रूप से संकेतक पे लिखा हुआ पैमाना, इसके अलावा इसके पास में लगी हुई एक चल लोहे पत्ती, एक चल लोहे पत्ती जिस पर संकेतक एक छोर की ओर लगा होता है, ठीक है। और इसी के साथ इस संकेतक के साथ जुड़े होते हैं दो गुरुत्व नियंत्रण प्रणाली के वेट, और साथ साथ यहाँ पर वायु घर्षण अवमंदक प्रणाली नलिका होती है जिसके द्वारा यहाँ पर अवमंदक टॉर्क उत्पन्न किया जाता है। अब देखो, जब इसको सप्लाई के साथ संयोजित किया जाता है तो इस तरह प्रकार की चुंबक होने के कारण, ऐसी प्रकार की चुंबक होने के कारण, या आप लोग उसको एसी और डीसी सप्लाई के साथ संयोजित करते हो तो उस दौरान इसमें विद्युत चुंबक जो बनती है, उस वैद्युतिक चुंबक के कारण इस पे जो कुंडली होती है उस पर, और साथ ही इसकी चल लोह पत्ती जो होती है उस पर समान प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और समान प्रकार के चुंबक क्षेत्र के कारण यहाँ पर कुंडली के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा इस चल लोह पत्ती को अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य किया जाएगा। जब यह लोह पत्ती की अगर हम लोग बात करते हैं तो लोह पत्ती एक तरफ से संकेतक के साथ जुड़ी हुई रहती है, इसका 2/3 हिस्सा खाली रहता है, 2/3 हिस्सा खाली छोड़ करके संकेतक जुड़ा होता है। और जब इस संकेतक को, जब इस चल लोह पत्ती पर एक चुंबकीय क्षेत्र मौजूद हो जाता है तो यह आकर्षण प्रकार के स्वभाव पर कार्यरत हो जाती है। कहने का मतलब कुंडली का जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो इस चल लोह पत्ती को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश से करने लग जाएगा, और जब ये इसको आकर्षित करने की कोशिश करेगा उसी के दौरान इसका संकेतक जो होगा वो भी गति करना शुरू कर देगा। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखना, प्रारंभिक स्थिति पर इस यंत्र पे जो लगने वाला बल होगा या इस चक्ति पर लगने वाला जो बल होगा उसका मान कम रहेगा, लेकिन जैसे जैसे ये इसके पास में आती जाएगी, इस कुंडली की तरफ खिंचती हुई आएगी, उसी के साथ साथ इसको लगने वाला बल जो होगा उसका मान बढ़ जाएगा, और ये एक बहुत तीव्रता के साथ इसकी ओर गति करना प्रारंभ कर देगी। उसी दौरान यहाँ पर लगी हुई जो वायु घर्षण अवमंदक प्रणाली होती है ये इसको रोकने का कार्य करेगी, ताकि संकेतक जो है अपना बार बार एक जगह रह करके कंपन ना करे। तो इस प्रकार से अपना आकर्षण प्रकार का मूविंग आयरन यंत्र जो होगा वो कार्यरत होगा, ठीक है। अब दोबारा एक बार फिर देख लेते हैं। देखो दोस्तों, आकर्षण प्रकार के मूविंग यंत्र की बात चल रही है। पहले अपने को ये ध्यान रखना है कि ये यंत्र जो होता है वो आकर्षण के सिद्धांत पर काम करता है। इस यंत्र पे एक विद्युत चुंबक के लिए कुंडली स्थापित की जाती है और साथ साथ एक चल लोह पत्ती स्थापित की जाती है। चल लोह पत्ती जो होती है उसके साथ एक संकेतक जुड़ा होता है, और उस चल लोह पत्ती के साथ ही अपने दो गुरुत्व नियंत्रण प्रणाली के वेट जुड़े हुए होते हैं, और साथ साथ वायु घर्षण अवमंदक प्रणाली की नलिका भी उसके साथ जुड़ी हुई रहती है। जब सप्लाई के साथ इसको संयोजित किया जाता है तो कुंडली में स्थापित होने वाला चुंबकीय क्षेत्र चल लोह पत्ती को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश से करता है। तो प्रारंभिक स्थिति में इस पर लगने वाला जो बल होगा, आकर्षण बल जो होगा उसका मान कम होगा, तो इसके द्वारा संकेतक जो उठेगा वो धीरे धीरे ऊपर की ओर उठेगा। लेकिन जैसे जैसे चक्की इसके पास में आती जाएगी वैसे वैसे इसका मान बढ़ता जाएगा, इसका चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो तीव्र होता जाएगा, और जब इसका चुंबकीय क्षेत्र तीव्र हो जाएगा उसी के दौरान इस चल लोह पत्ती में गति जो होगी वो तीव्रता के साथ होगी, और इसका संकेतक बहुत तीव्रता के साथ अपना विक्षेप दर्शाना शुरू कर देगा। अब यहाँ पर बात करें तो विक्षेपण टॉर्क के कारण ये संकेतक जो होगा वो अपने पूर्वांकित पैमाने पर मान को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन यहाँ पर इस संकेतक को झटके के साथ जाने से और वापस आने से रोकने के लिए यहाँ पर दो प्रकार के वेट कार्यरत होते हैं, जिन्हें W1 और W2 के नाम से जाना जाता है। तो इसी के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि यहाँ इस आकर्षण प्रकार के मूविंग आयरन यंत्र में गुरुत्व नियंत्रण प्रणाली कार्यरत होती है। इसके अलावा अगर अवमंदक प्रणाली की बात करते हैं तो अवमंदक प्रणाली के तौर पे यहाँ पर वायु घर्षण अवमंदक प्रणाली काम में ली जाती है। तो इस प्रकार से अपना आकर्षण प्रकार का यंत्र जो होगा वो कार्यरत होगा। अब यहाँ पर बात करें तो दोस्तों ये चीज ध्यान रखना कि आकर्षण प्रकार का यंत्र जो होता है उसका पैमाना कभी भी आनुपातिक नहीं होगा, ठीक है। इसका पैमाना जो रहेगा वो आनुपातिक नहीं होता है। ठीक है, पैमाना जो होगा वो आनुपातिक नहीं होगा। और इसके अलावा इसमें अगर देखें तो यह एक ऐसा यंत्र होता है जो
यह एक ऐसा यंत्र होता है जिसका मूल्य मूविंग कॉइल यंत्र की अपेक्षा कम होता है। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं मूविंग आयरन यंत्र के गुणों की। भाई, जब भी किसी भी यंत्र का उपयोग किया जाता है तो देखो उसके कुछ लाभ होते हैं तो कुछ उसकी हानियां भी होती है। तो यहाँ पर बात करते हैं इसके गुणों की कि इस यंत्र का जो प्रयोग किया जाता है उससे अपने को लाभ क्या है। तो पहला लाभ तो इसका यही है कि चाहे इसको एसी सप्लाई से संयोजित करो चाहे इसको डीसी सप्लाई के साथ संयोजित करो, इसका जो कार्य रहेगा वो समान रूप से रहेगा। ठीक है। उसके बाद में मूविंग कॉइल की अपेक्षा ये यंत्र सस्ते होते हैं। मूविंग कॉइल यंत्र की अपेक्षा ये यंत्र कैसे होते हैं? सस्ते होते हैं और इनके द्वारा जो कार्य किया जाता है वो अधिक सुखदायी होता है। इसके अलावा अधिक टिकाऊ होते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो मूविंग आयरन यंत्र में देखो चल लोहे पत्ती काम में ली जाती है। चल लोहे पत्ती का रेजिस्टेंस मान कम होता है और जब उसका रेजिस्टेंस मान कम होता है तो उसके द्वारा आसानी से अधिक मान की या अधिक एम्पियर मान की विद्युत धारा की गणना आसानी से की जा सकती है। तो ये इसके कुछ गुण होते हैं, कुछ लाभ होते हैं। तो ये अपने को पता है कि जब किसी चीज में लाभ होते हैं तो उसके कुछ ना कुछ अवगुण जरूर होते हैं। तो इसका पहला अवगुण तो यही है कि इसका पैमाना जो होता है वो अनुपातिक नहीं होता। अब पैमाना अनुपातिक नहीं होने का कारण है इस पर चुंबकीय आकर्षण बल जो होता है वो धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। जैसे कि अभी मैंने सर्किट डायग्राम बताया था, सर्किट डायग्राम में मैंने बताया था कि उस पर जो लगी हुई चल लोहे पत्ती होती है वो कुंडली से कुछ दूरी पर स्थापित होती है। जब कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र बनता है तो उसके द्वारा उसको आकर्षण करने का जो गुण विद्यमान होता है, वहां पर जो आकर्षण बल कार्यरत होता है वो प्रारंभिक स्थिति में कुछ धीरे धीरे होता है, लेकिन जैसे जैसे लोह पत्ती इस कुंडली के समीप आती जाती है वैसे वैसे इसका आकर्षण बल भी बढ़ जाता है। तो इसमें मुख्य कारण यही होता है कि चुंबकीय आकर्षण जो होता है वो धारा के वर्ग के समानुपाती रहता है, अर्थात F समानुपाती I स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद बात करें तो इसमें घर्षण जनित त्रुटि विद्यमान रहती है। अब ये त्रुटि विद्यमान रहने का कारण क्या है कि हम लोगों ने इसके संकेतक के साथ दो गुरुत्व नियंत्रण प्रणाली के तौर पर दो वेट काम में लिए थे। तो दोनों वेट के कारण यहाँ पर जब संकेतक गतिमान होता है तो उस स्थिति में वेट जो रहेगा उसके घर्षण की वजह से यहाँ पर त्रुटि विद्यमान हो जाती है। उसके अलावा वोल्टमीटर के रूप में इसका प्रयोग हम लोग अधिक यथार्थता के साथ नहीं कर सकते। वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वोल्टमीटर के लिए ये कहा जाता है कि वोल्टमीटर जो होता है उसका रेजिस्टेंस मान अधिक होना चाहिए और उसके अंदर बहने वाली धारा जो होती है उसका मान कम रहना चाहिए। अब इस यंत्र की बात करते हैं तो यहाँ पर लोह पत्ती काम में ली जाती है। लोह पत्ती का रेजिस्टेंस मान कम होता है और कम होने के कारण वहां पर उसकी धारा जो होती है उसका मान अधिक होता है। तो अधिक एम्पीयर विद्युत धारा मापने के लिए इसका प्रयोग आसानी से किया जा सकता है, लेकिन वोल्टमीटर के रूप में इसका प्रयोग यथार्थता के साथ नहीं किया जा सकता है। ठीक है। तो दोस्तों बात करते हैं प्रत्यक्ष प्रकार के मूविंग आयरन यंत्र की। देखो यहाँ पर एक सर्किट डायग्राम बनाया गया है जिससे अपने को इसकी संरचना का पता चलेगा कि जब इसका निर्माण किया जाता है तो इसमें कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता अपने को होती है। तो नॉर्मली मैं ये कहूँ कि प्रत्यक्ष प्रकार का मूविंग आयरन यंत्र जो होता है वो किन किन चीजों से मिलकर के बना होता है। तो देखो इसमें पहली चीज तो एक तो लगी होती है वैद्युतिक चुंबक, जो कुंडली होती है अपनी। इसका आकार जो होता है वो आयताकार भी हो सकता है, बेलनाकार भी हो सकता है, वृत्ताकार भी हो सकता है। ठीक है। और एक धुरा लगा होता है, धुरा टिका होता है जेल बेरिंग पे। जेल बेरिंग और धुरे के साथ यहाँ पर लगी होती है अपनी एक स्प्रिंग। ठीक है। जो दो बाल कमानियां होती है, दोनों बाल कमानियां एक कसने का काम करती है तो एक खुलने का काम करती है। ठीक है। और स्प्रिंग जो होती है वो एक तरीके की नियंत्रण प्रणाली के तौर पर कार्य करती है। नियंत्रण प्रणाली। ठीक है। उसके साथ ही इसके अंदर लगा होता है एक अवमंदक पट्टी जो अवमंदक कक्ष के अंदर समाहित होती है। अब मैं यहाँ की बात करूँ तो देखो अवमंदक पट्टी का काम इसमें इस यंत्र में अवमंदन उत्पन्न करना है। अवमंदन का मतलब कि इस संकेतक को अनावश्यक रूप से कंपन करने से रोकने का काम करना है। ठीक है। तो स्प्रिंग हो गई नियंत्रण प्रणाली के लिए, अवमंदक पट्टी हो गई इस संकेतक में उत्पन्न होने वाले कंपन को खत्म करने के लिए। इसके अलावा इसके अंदर कुंडली लगी होती है, कुंडली के साथ एक चल लोह पत्ती लगी होती है, स्थिर पत्ती होती है, स्पिंडल होता है, जेल बेरिंग होता है, संकेतक होता है, उसका पैमाना होता है। इन सभी से मिलकर के प्रत्यक्ष प्रकार के मूविंग आयरन यंत्र का निर्माण किया जाता है।
अब ये किस प्रकार से काम करता है, तो देखो दोस्तों, जब स्प्रिंग हम लोगों ने यहाँ काम में ली है तो स्प्रिंग के द्वारा इसको सप्लाई देने का काम भी किया जाता है, ठीक है। अब जब इसको स्प्रिंग के द्वारा सप्लाई प्रभावित की जाती है, सप्लाई दी जाती है, तो उस दौरान कुंडली और इस स्थिर पत्ती में समान प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान होगा, और जब इन दोनों में आपस में समान प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान होगा तो इन दोनों की आपसी प्रतिक्रिया के कारण स्पिंडल जो होगा वो अपनी धुरी पर घूमना शुरू हो जाएगा। जब ये अपनी धुरी पर घूमना शुरू होगा, उसी के दौरान संकेतक जो इस स्पिंडल के ऊपर लगा हुआ होगा ये भी घूमना शुरू हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ ध्यान अपने को ये रखना है कि जब यहाँ पर चुंबक जो अपना कुंडली और स्थिर पत्ती जो होती है, इन दोनों में आपसी प्रतिक्रिया होगी। आपसी प्रतिक्रिया होने के साथ साथ यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वह एक प्रकार से प्रत्याकर्षण प्रकार का होगा। जब प्रत्याकर्षण प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र यहाँ उत्पन्न होगा तो उस स्थिति में संकेतक जो होगा वो आगे की ओर अपने पैमाने पर गति करेगा और पैमाने पर निश्चित पैमाने पर जाकर के रुकने का काम करेगा। तो इस प्रकार से अपना प्रत्याकर्षण प्रकार का मूविंग आयरन यंत्र जो होगा उसके द्वारा कार्य किया जाएगा। अब नॉर्मली अपने को यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि प्रत्याकर्षण प्रकार का मूविंग आयरन यंत्र जो होता है उसके अंदर नियंत्रण प्रणाली के तौर पर स्प्रिंग नियंत्रण प्रणाली काम में लेते हैं, अवमंदन प्रणाली के रूप में वायु कर्षण अवमंदन प्रणाली काम में लेते हैं, ठीक है। और इस तरीके से अपना प्रत्याकर्षण प्रकार का मूविंग आयरन यंत्र कार्यरत होगा। चलो दोस्तों, अब यहाँ पर हम लोग एक चीज और देखते हैं कि प्रत्याकर्षण प्रकार का मूविंग आयरन यंत्र जो होगा वहां पर प्रत्याकर्षण किस प्रकार से कार्यरत होगा। कहने का मतलब दोनों पत्तियों में जो प्रत्याकर्षण बल होगा वो किस तरीके से कार्यरत होगा। तो सबसे पहली चीज तो अपने को ये ध्यान रखनी है कि जब इस यंत्र को बाल कमानियों के द्वारा सप्लाई दी जाती है तो यहाँ पर इन बाल कमानियों के द्वारा दो प्रकार से कार्य किया जाता है। पहला काम नियंत्रण प्रणाली का और दूसरा काम इस यंत्र को सप्लाई दिए जाने का। जब इस यंत्र को सप्लाई दी जाती है तो उस दौरान कुंडली में और स्थिर पत्ती में एक समान प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है, ठीक है। और जब दोनों में एक ही प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होगा तो यहाँ पर बनने वाली जो पोलैरिटी होगी वो भी एक समान होगी। और ये अपने को पता है कि चुंबक के समान ध्रुवों में हमेशा प्रत्याकर्षण विद्यमान होता है। और जब इन दोनों में आपसी प्रतिक्रिया होगी, एक चल पत्ती में और एक स्थिर पत्ती में, दोनों पत्तियों में जब एक समान प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होगा तो उसके कारण से इस यंत्र का जो धुरा ज्वेल बेरिंग पर टिका हुआ है ये आपसी प्रतिक्रिया के कारण घुमाव बल उत्पन्न करेगा या अपने ऊपर एक घुमाव बल महसूस करेगा। और जैसे घुमाव बल इसके ऊपर महसूस होगा उसी के साथ इस धुरे के साथ जुड़ा हुआ संकेतक जो रहेगा ये भी अपने पैमाने पर विक्षेप दर्शाना शुरू कर देगा। तो इस प्रकार से अपना प्रत्याकर्षण प्रकार का मूविंग आयरन यंत्र जो होगा वो कार्यरत होगा। अब इस यंत्र के लिए भी अपने को ये ध्यान रखना है कि इस यंत्र का पैमाना जो होता है वो भी आनुपातिक नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पैमाना जो होता है प्रारंभिक स्थिति में पास पास होगा या सघन रहेगा और जैसे जैसे इसका पैमाना आगे की तरफ बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसका पैमाना भी आनुपातिक नहीं रहेगा। कहने का मतलब इसका बीच का जो मान वैल्यू जो होगी वो भी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, गैप अंतराल जो होगा उसका मान भी बढ़ता हुआ जाएगा। अब यहाँ अपने को एक चीज विशेष तौर पर ध्यान रखनी है कि प्रत्याकर्षण प्रकार का मूविंग आयरन यंत्र जो होता है वो आकर्षण प्रकार के मूविंग यंत्र की अपेक्षा अधिक सुग्राही होता है। क्यों? क्योंकि आकर्षण प्रकार और प्रत्याकर्षण प्रकार में अगर देखा जाता है तो प्रत्याकर्षण प्रकार के यंत्र के अंदर विक्षेप जो होता है बहुत कम समय में, ठीक है, और पूर्ण रूप से, और इसके अलावा जो प्रत्याकर्षण प्रकार का मूविंग आयरन यंत्र है उसमें हमेशा उत्पन्न होने वाली प्रक्रिया आकर्षण प्रकार की अपेक्षा अधिक शीघ्रता के साथ संपन्न होती है, ठीक है। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि ये यंत्र मूविंग आयरन यंत्रों के अंदर प्रत्याकर्षण प्रकार का जो यंत्र होता है वो आकर्षण प्रकार के यंत्र की अपेक्षा सही और सुग्राही और शीघ्रता से माप दर्शाने वाला यंत्र होता है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं हम लोग कि आकर्षण प्रकार मूविंग कॉइल यंत्र और मूविंग आयरन यंत्र इन दोनों में कुछ डिफरेंस होता है क्या। तो पहले बात करते हैं हम लोग मूविंग कॉइल यंत्र की। दोस्तों मैं एक तरफ ढाल लेता हूं मूविंग आयरन यंत्र, मूविंग कॉइल,
एक तरफ लिख लेते हैं मूविंग आयरन यंत्र। देखो दोस्तों, इन दोनों के बारे में मैंने वीडियो में बता दिया है कि मूविंग कॉइल यंत्र जो होगा वो किस प्रकार से काम करेगा और मूविंग आयरन यंत्र जो होगा वो किस प्रकार से काम करेगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इसके अंदर क्या कोई डिफरेंस होता है क्या। तो सबसे पहली चीज तो अपने को ये ध्यान रखनी है कि मूविंग कॉइल यंत्र जो होता है वो केवल डीसी सप्लाई पर कार्यरत होता है, केवल डीसी सप्लाई पर कार्यरत। लेकिन अपना मूविंग आयरन यंत्र जो होता है वो एसी व डीसी दोनों प्रकार की सप्लाई पर कार्यरत होगा। ठीक है, अब दूसरे अंतर की बात करते हैं। तो दूसरा अंतर ध्यान रखना, इसके अंदर एडी धारा अवमंदक प्रणाली काम में ली जाती है। इसके अंदर एडी धारा अवमंदक प्रणाली काम में ली जाती है, जबकि इसके अंदर वायु घर्षण अवमंदक प्रणाली काम में ली जाती है। वायु घर्षण अवमंदक प्रणाली यूज में ली जाती है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि मूविंग कॉइल यंत्र जब पढ़ाता था उसके अंदर एक चीज आई थी कि इसके अंदर स्थायी चुंबक काम में लेते हैं। स्थायी चुंबक का उपयोग करते हैं, जबकि इसके अंदर जो चुंबक काम में लेते हैं वो वैद्युतिक चुंबक होती है। ठीक है, इसके अलावा अगर आगे बढ़ते हैं तो आगे हम लोगों ने देखा था कि इसका पैमाना जो होता है वो सुग्राही रहता है। मूविंग कॉइल यंत्र जो होता है उसका पैमाना सुग्राही होता है। और इसका पैमाना जो होता है वो सुग्राही नहीं होता। इसकी अपेक्षा इसका पैमाना सुग्राही नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था इसमें कि इसका पैमाना जो होता है वो आनुपातिक होता है। जबकि इसमें जो मूविंग आयरन यंत्र जो होता है उसके अंदर पैमाना जो है वो पहले पास पास होगा और बाद में दूर दूर होगा। ठीक है, तो यहां तक चीजें अपने को याद रहेगी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इस यंत्र में शक्ति व्यय कम होता है। जो अपना मूविंग कॉइल यंत्र जो होता है उसके अंदर शक्ति व्यय कम होता है। शक्ति व्यय कम होने का कारण क्या है? तो दोस्तों मैंने अभी बताया था कि इसका रेजिस्टेंस जो होता है उसका मान अधिक रहता है, लेकिन बहने वाली करंट जो होती है उसका मान कम हो जाता है। और जब बहने वाली करंट का मान कम हो जाता है तो शक्ति व्यय भी कम हो जाता है। तो शक्ति व्यय कम होता है, जबकि इसका शक्ति व्यय इसकी तुलना में अधिक होता है। अगर बनावट की बात करें, बनावट देखिए तो इसकी बनावट सरल होती है। इसकी बनावट जो होती है वो जटिल होती है। और इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो इसी यंत्र का उपयोग, मूविंग कॉइल यंत्र का उपयोग हम लोग वोल्टमीटर के तौर पे आसानी से कर सकते हैं। वोल्टमीटर के तौर पे आसानी से उपयोगी, जबकि इसका वोल्टमीटर के रूप में अधिक उपयोग ना करके एम्पियर अधिक मान की धारा के रूप में, अधिक मान की करंट मापने में, या फिर मैं कहूं एक एम्पियर मीटर के तौर पे के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये इसके कुछ अंतर थे मूविंग कॉइल यंत्र के और मूविंग आयरन यंत्र के। तो एक बार दोबारा बता देता हूँ, तो ध्यान रखना डीसी सब मूविंग कॉइल यंत्र जो होता है वो केवल डीसी सप्लाई पर ही कार्यरत होता है, एसी सप्लाई पे कार्यरत नहीं होता। मूविंग आयरन यंत्र जो होता है वो एसी और डीसी दोनों प्रकार की सप्लाई पे कार्यरत होता है। उसके अलावा मूविंग कॉइल यंत्र जो होता है उसके अंदर एडी धारा अवमंदन प्रणाली काम में लेते हैं, जबकि इसके अंदर वायुकृष्ण अवमंदन प्रणाली काम में लेते हैं। इसके अलावा इसके अंदर स्थायी चुंबक का प्रयोग करते हैं। जो मूविंग कॉइल यंत्र होता है उसके अंदर स्थायी चुंबक का प्रयोग करते हैं, जबकि इसके अंदर वैद्युतिक चुंबक का उपयोग करते हैं। बात करें मूविंग कॉइल यंत्र के पैमाने की, तो इसका पैमाना जो होता है वो सुग्राही होता है, और सुग्राही के साथ साथ इसका पैमाना जो होता है वो आनुपातिक भी होता है। ठीक है, अब मूविंग आयरन यंत्र की बात करें तो इसके द्वारा जो पैमाना दर्शाया जाता है, जो मान दर्शाया जाता है वो सुग्राही नहीं होता है, और पैमाना जो होता है वो इसका आनुपातिक भी नहीं होता। पहले इसका पैमाना पास पास होता है और बाद में इसका पैमाना दूर दूर लिखा होता है। उसके अलावा बात करें आगे, तो मूविंग कॉइल यंत्र के अंदर शक्ति व्यय कम होता है, जबकि मूविंग आयरन यंत्र के अंदर शक्ति व्यय अधिक होता है। और मूविंग कॉइल जो होता है उसकी बनावट सरल होती है और कम टिकाऊ होती है। इसकी बनावट जो होती है वो सरल होती है और कम टिकाऊ होती है, लेकिन इसकी बनावट जो होती है वो जटिल होती है और साथ साथ अधिक टिकाऊ होती है। अब बात करें कि मूविंग कॉइल यंत्र जो होता है उसका प्रयोग वोल्टमीटर के तौर पे आसानी से किया जा सकता है, लेकिन मूविंग आयरन यंत्र जो होता है उसका प्रयोग आसानी से एम्पियर मापने के लिए किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो याद रहेगा आप लोगों को